Hello everyone, this is me Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आज पार्ट 6 है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान MLS द टॉपर फैक्ट्री के साथ और करे उसके जामिया BALLB एंड AMU BALLB एंट्रेंस एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जिसमें हम लोग सबसे पहले एक केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 का जजमेंट है जिसमें कि सेक्शन 377 मतलब कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया। मतलब कि पहले ये जो होमोसेक्सुअलिटी था, मतलब कि सेम सेक्स के बीच का रिलेशनशिप था, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था। लेकिन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद से इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया कि सेम सेक्स के बीच में रिलेशनशिप रह सकता है। लेकिन सेक्शन 377 में अदर पार्ट्स जो है, अदर प्रोविजन जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनिमल्स, बीस्टैलिटी, इन ये सब अभी भी इंटैक्ट है। तो इस जो 377 सेक्शन में होमोसेक्सुअलिटी को क्यों डीक्रिमिनलाइज किया गया? क्योंकि ये वायलेशन था आर्टिकल 14, 19 और 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही चीज इसमें है। लेकिन अभी जो हमारा BNS है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो है सेक्शन 377 या होमोसेक्सुअलिटी जैसे प्रोविजन कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते, ये सब है ही नहीं इसमें। यही था। अब हमारा नेक्स्ट केस है मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। 2013 का जजमेंट है, जो कि मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली मतलब इसका यही है कि निर्भया रेप केस से रिलेटेड, और साथ ही साथ में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया था, इस पे बेस्ड है। तो इसमें होता क्या है, ये निर्भया रेप केस पे है कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया का केस रेप होता है। निर्भया रियल नेम हमें नहीं पता, वो बस एक आइडेंटिटी के लिए निर्भया नाम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो एक लड़की का रेप और असॉल्ट होता है आयरन रॉड से, जो कि मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि बहुत ज्यादा इंजरी हुई, इंटेस्टाइन तक को पुल कर लिया गया, प्राइवेट पार्ट्स को म्यूटिलेट किया गया, यही चीज था। तो 6 लोग मिलकर के रेप करते हैं निर्भया का। उसमें जो छठा मेंबर था मतलब कि मुकेश, वो कि 16 ईयर्स ओल्ड था, ये चीज था। तो अब इसकी वजह से जजमेंट क्या आता है, जजमेंट से क्या इफेक्ट आता है, ये होता है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास होता है। साथ ही साथ IPC में कुछ प्रोविजन को अमेंड किया जाता है, डेफिनेशन ऑफ रेप को ज्यादा ब्रॉडन किया जाता है, वाइडन किया जाता है। पेनिट्रेशन के टर्म्स को, पहले था कि वजाइना में पीनल इंटरकोर्स था, लेकिन उसके अब हुआ कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट को भी वजाइना में इंसर्ट करना, वो सब भी रेप के ही कैटेगरी में इंक्लूड होगा, यही था। साथ ही साथ कोई भी इंसान 16 ईयर्स या माइनर है, लेकिन मान लो कि 16 से 18 ईयर्स के बीच का है, लेकिन वो कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसे एज अ एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, उसे पनिशमेंट भी एज अ एडल्ट मिलेगी, यही चीज इसमें कहा गया। तो हीनियस क्राइम यहाँ पे एक वर्ड है, तो एक होता है क्राइम और एक होता है हीनियस क्राइम। क्राइम मतलब कि किसी का मर्डर करना, कुछ करना गलत है, जो चीज वो हुआ क्राइम। जैसे कि किसी को एक बार चाकू से स्टैब करना, वो क्राइम हुआ। हीनियस क्राइम क्या हुआ कि मल्टीपल टाइम उसे स्टैब करना, फिर उस डेड बॉडी को जला देना, फिर उसके पीसेस काटना, फिर पत्थर से उसके सर को कुचलना, मतलब इतना कुछ करना जिससे कि बहुत ज्यादा सोसाइटी को इफेक्ट पड़े। पता चलने के बाद ऐसे आसान भाषा में बोले तो दिल दहला देने वाली घटना जो हुई वो हीनियस क्राइम होगा, ये था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। 2020 का जजमेंट है जिसमें की बात की जाती है कि डॉटर्स को भी हिंदू लॉ में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में डॉटर को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट है, बाय बर्थ ये राइट है। यही चीज इसमें कहा गया कि फादर अगर की डेथ हो जाए या लिविंग रहे, लेकिन 2005 से पहले भी अगर सेपरेशन हुआ तब भी डॉटर को राइट है। मतलब कि सीधा सा मतलब विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में होता है कि डॉटर को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू लॉ में राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। उसके बाद से हमारा दूसरा केस है M सिद्दीक ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस महानंद सुरेश दास ऑर्गेनाइजेशन। आसान भाषा में अयोध्या केस या बाबरी मस्जिद केस कहते हैं, यही है इसमें, जिसमें कि 2019 के 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेंच किया था, यूनिवर्सली इस पे आया था जजमेंट। कहा गया था कि राम जन्मभूमि न्यास जो है उस पे कंस्ट्रक्शन होगा टेम्पल का, और मुस्लिम्स को है जो जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी वहां पे उसकी जगह उन्हें कॉम्पनसेट करते हुए 5 एकर्स ऑफ लैंड कहीं और दूसरी जगह दिया
जाएगा ताकि वहां पे जा करके वो मॉस्क बना सके, मस्जिद का निर्माण कर सके। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया था ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 142 का मतलब होता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, कि कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास की जाए जो कोर्ट के तरफ से, टू डू कंप्लीट जस्टिस मत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हिंदूज को भी अयोध्या के इस डिस्प्यूट में लैंड मिल रहा है, मतलब बाबरी मस्जिद वाला, और जो मुस्लिम है उनको कॉम्पनसेट करते हुए दूसरी जगह पे लैंड मिल रहा है। तो इक्वली रखने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 142 का यूज हुआ है, मतलब टू डू कंप्लीट जस्टिस। और यहाँ पे हिंदूज को क्यों मिला, क्योंकि कुछ एविडेंस मिले थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत कि पहले यहाँ पे मस्जिद से पहले मंदिर थी इसलिए, और मुस्लिम को कॉम्पनसेशन के लिए लैंड मिला, यही है इस केस में। उसके बाद से हमारा दूसरा केस है विजय मल्ल्याल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का है। इसको हम लोग नेशनल एंथम केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाउंड द एक्सपल्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कि एक बच्चा था जो कि अपनी असेंबली में नेशनल एंथम हो रहा था तो वो वहां पे नेशनल एंथम को सिंग नहीं कर रहा था। तो ये कोई वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट एंड एक्सप्रेशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इसमें कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इंक्लूड करता है राइट टू रिमेन साइलेंट। वो बच्चा नेशनल एंथम नहीं गा रहा था क्योंकि उसका अकॉर्डिंग था कि वो जिस कम्युनिटी से, जिस ट्राइब से था, वहां पे ये चीज मना है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो इंक्लूड करता है राइट टू रिमेन साइलेंट ऑल्सो, यही था। उसके बाद से हमारा दूसरा केस है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ थर्ड जेंडर, और साथ ही साथ इसमें इंस्ट्रक्शन हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रीट करे एज अ माइनॉरिटी और उन्हें रिजर्वेशन मिले इन एजुकेशन, जॉब्स एंड इन सारे चीज़ों में। उसके बाद हमारा दूसरा केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब अगर एग्जाम में आता है तो इसका मतलब कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का जो जजमेंट आया वो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब यही है, सबसे इंपॉर्टेंट इस केस का। तो इसमें बात की गई कि जब भी कोई जजमेंट आए तो जुडिशरी को फेयरनेस और जस्टिस देने के लिए, सेंटेंस करने के लिए, साथ ही साथ कि जब भी वो कोई भी मतलब सेंटेंस दे, मतलब कि जजमेंट देती है, तो उसे साथ में एक रिटन रीजन बताना होगा कि वो जजमेंट क्यों आई, रीजन बताना होगा। इम्पोजिंग द डेथ पेनाल्टी, कि किसी को अगर डेथ पेनाल्टी मिल रही है तो उसके वैलिड रीजन होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का डॉक्ट्राइन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से आया। दूसरा केस है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसको बच्चन सिंह वाले प्रिंसिपल को ना ज्यादा ब्रोडन किया गया इस केस में, और कहा गया कि रिक्वायरमेंट है प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, की एक बैलेंस शीट होना चाहिए बिटवीन द एग्रवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस बिफोर द डेथ पेनाल्टी, कि किसी को अगर डेथ पेनाल्टी दी जाए ना तो उसके बीच में एक बैलेंस शीट बनाई जाए एग्रवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस की। तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस क्या होता है कि डेथ पेनाल्टी देना है, इस बात के ऊपर वो फोकस करता है, पुश करता है कि डेथ पेनल्टी नहीं मिलना चाहिए मिटिगेटिंग में, कि उसके साथ जरूरी नहीं है कि डेथ ही दे दिया जाए। और एग्रावेटिंग में क्या होता है कि क्यों मिलना चाहिए, इस चीज पे फोकस किया जाता है कि उस इंसान को कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से सर्कमस्टेंस है जिसपे कि उसको डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए। मिटिगेटिंग में कि अरे नहीं मिलना चाहिए, कि हर इंसान को जीने का हक है, ऐसा।